Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel. And we were doing mega exemption and we covered out two classes, class 1 and class 2, जिसमें हमने मेगा एग्जाम्शन को पूरी तरह से विद ऑल अमेंडमेंट्स रिवाइज किया. एंड आई told you कि हम लोग एक क्लास और लेंगे that will be for practical questions on mega exemptions. So today is my third class on mega exemption and I will be discussing with you all the practical question on mega exemptions, right? So please watch the classes and then only you can attempt these questions, and whatever question I am doing with you is all your previous exam questions, right? So from CA, CS, CM and all that. So I am very sure after attempting these questions आपको थोड़ा सा confidence आएगा on mega exemption, and I want you people कि आप please वो दोनों classes को जरूर अच्छे से देखिए, then only you will be able to understand the practical question on mega exemptions, right? चलिए let's start now. सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन जो है, Reliance Fresh purchased various fruits, agricultural products. It has availed the following services. ठीक है जी. अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने मेगा एग्जाम्शन में एंट्री नंबर 54 पढ़ा था, एंड एंट्री नंबर 54 के अंदर आप लोगों ने एग्रीकल्चरल से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज देखी थी जो एग्जाम्ड होती हैं इन द मेगा एग्जाम्शन, राइट? तो उन्हीं में से कुछ हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. तो आपको एंट्री नंबर 54 एक बार रिकॉल करनी है बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, बट आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको एंट्री नंबर 54 आती है, तो मैं इसलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करने जा रहा हूं विद द क्वेश्चन, राइट? चलिए, कमीशन पेड टू बाइंग एजेंट. आप चेक करेंगे बच्चे एंट्री नंबर 54 के अंदर, अगर कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी एजेंट को आप कमीशन रिलीज करते हो तो वो एग्जम्प्ट होती है वाया एंट्री नंबर 54. ठीक है जी, ठीक है सर. फ्रेट पेड टू GTA for carrying fruits to agricultural warehouse. अगर आपको याद हो तो हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप GTA से कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रेट पे करते हो तो एज पर एंट्री नंबर 21 वो एग्जाम्प्ट होता है. ठीक है, तो ये भी हमारा एग्जाम्प्ट हो गया. ठीक है, फिर हो गया वेयर हाउसिंग चार्जेस विच इज पेड टू वेयर हाउसिंग ऑनर फॉर वेयर हाउसिंग सर्विसेज. ये भी एंट्री नंबर 54 अगर आप ध्यान से पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग एंड वेयर हाउसिंग. लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड कोई भी लोडिंग, अनलोडिंग या वेयर हाउसिंग होगी तो वो एग्जम्प्ट होती है. ठीक है जी. एंड सिमिलरली रिटेल पैकेजिंग के लिए, लेबलिंग के लिए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये भी एग्जम्प्ट होती है. सो ऑल दीज सर्विसेज आर एग्जम्प्ट. ठीक है. एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग सा, वो आपने मुझे बताना है. अगर मैं यहां पर देखो, एक होता है पैडी, ठीक है, और एक होता है राइस. ठीक है जी. तो पैडी जो है ना वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, बट राइस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है. तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हमने राइस बेचे हैं, उसका हमने कमीशन पे करा है, और एक होता है हमने पैडी बेचे हैं और उसका हमने कमीशन पे करा है, तो याद रखना पैडी को सेल करने पर अगर कमीशन पे कर रहे हो तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और वो एंट्री नंबर 54 में कवर्ड है. लेकिन अगर आप राइस को लेकर अगर आप किसी तरह का कोई भी कमीशन रिलीज कर रहे हो तो याद रखना वो एंट्री नंबर 54 में कवर्ड नहीं होता, इसीलिए वो टैक्सेबल हो जाता है. ठीक है सर. तो आपने ध्यान रखना है राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो प्लीज एंश्योर कि राइस के लिए जहां जहां पे मैंने अलग अलग आपको लिखवाया हुआ है उसको ही आपने अच्छे से पढ़ना है. ठीक है सर. सो ये हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो गया. चलिए अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज गूंज अ चैरिटेबल ट्रस्ट है एक. ठीक है जी. अ ट्रस्ट विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है जी. प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज. कहते हैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स फॉर यूज एज रेजिडेंस. आई एम वेरी श्योर अगर आपने मेरी क्लास पूरी ली है तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर फॉर द पर्पसेस ऑफ रेजिडेंस अगर दी जा रही है तो ये एग्जम्प्ट होती है बेटा. ठीक है जी. ऐसे ही रेंटिंग ऑफ रूम फॉर पिलग्रिम्स चार्जेस पर डे 1200. सर अगर आपको याद हो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मैंने कहा था 1000 और इक्विवेलेंट
अच्छा, अगर हम गेस्ट हाउस या इन बोलते हैं तो बिलो 1000 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर है 1000, और इक्विवेलेंट के केस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये एग्जम्प्ट होगा, और अगर उसके ऊपर होगा तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो फिलहाल 1200 जो है ये टैक्सेबल है बेटा, तो ये एग्जम्प्ट है, ये टैक्सेबल। अच्छा, फिर उसके बाद है डिवोटीज, 750 रुपए है एग्जम्प्ट। अच्छा, कल्याण मंडपम, अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था आपको 15,000 रुपए इसने बोला है पर डे, तो अगर आपको क्या याद होगा 10,000 पर डे तक एग्जम्प्ट होता है, और अगर 10,000 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल होता है, तो ये हमारा टैक्सेबल है। ओपन हॉल, ये भी 10,000 पर डे तक एग्जम्प्ट होता है, तो फिलहाल 7.5 है तो एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है जी। शॉप फॉर बिजनेस, आपको याद होगा इसमें 10,000 रुपए पर मंथ था, पर डे नहीं, पर मंथ। अगर पर मंथ 9.5 है तो एग्जम्प्ट, लेकिन अगर 12,000 है शॉप्स का तो ये टैक्सेबल। तो कुल मिलाकर ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ठीक है जी। तो आप एक बार ही, आई एम वेरी श्योर इसको जरूर पढ़ेंगे आप चैरिटेबल ट्रस्ट वाले को, ठीक है, तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो आप एक बार ही इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो वैसे ही एग्जाम्प्ट होता है, 8 लाख, 12 लाख, और लास्ट में आपका है 7.5 लाख, ठीक है जी। तो ये सब हमारा एग्जाम्प्ट में आ गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंप्यूट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, रिसिप्ट ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर। सर ये सर्विस कौन सी है? हेल्थ केयर वाली। तो आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा हेल्थ केयर सर्विसेज जितनी भी होती हैं, चाहे वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स में हो, चाहे वो बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो या फिर पैरामेडिक्स हो, ऐसे ही जो भी एम्बुलेंस के द्वारा सर्विसेज दी जाती हैं फ्रॉम टू और फ्रॉम, मतलब अगर आप घर से क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में लेके जा रहे हो या क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट से घर पे लेके जा रहे हो, तो ये सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है जी। ठीक है सर, तो आपने बताना है 50 लाख एग्जम्प्ट होगा। एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट फ्रॉम होम टू क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एग्जम्प्ट होगा, ठीक है जी। फ्रॉम टू क्रिटिकल फ्रॉम क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट टू होम, ये भी एग्जम्प्ट होगा। हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज, याद रखना अगर कोई पर्सन अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए जाता है तो ये हेल्थ केयर में नहीं आता, तो याद रखना ये टैक्सेबल होगा, ठीक है जी। कॉस्मेटिक सर्जरी, अब याद रखना कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी जितनी भी होती है ना, अगर वो किसी इंजरी की वजह से हो रही है तो ये हेल्थ केयर है। लेकिन अगर कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस जो है, अगर वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराती है नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट, जस्ट अपने आप को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए, तो फिर वो हेल्थ केयर में नहीं आएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ द पेशेंट हुई थी ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी विच इज सफर्ड ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, तो सर ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है जी। मेडिकल ट्रीटमेंट रिसिप्ट 25 लाख, जिसमें 2 लाख रुपए मेडिसिन का था जो कि कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। सर मैं आपको याद कराता हूं, हमने मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई करी है। अब आप मुझे बताओ क्या इसमें बंडलिंग हुई है? ट्रीटमेंट के साथ दवाई, ठीक है। और सर जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि हॉस्पिटलाइज होने पर ट्रीटमेंट के साथ जो मेडिसिन होती है वो एक कंपोजिट सप्लाई है, जिसमें प्रिंसिपल जो होता है वो दवाई नहीं होती, ट्रीटमेंट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा 25 लाख हेल्थ केयर में ही जाएगा। इसको हम 23+2 करके अलग अलग नहीं करेंगे कि मेडिसिन पे जीएसटी लगा दो और 23 पे ना लगाओ, बिकॉज बिलिंग एक साथ हुई है। तो इसका मतलब ये कंपोजिट सप्लाई है, और कंपोजिट के अंदर प्रिंसिपल इज द मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट इज नथिंग बट हेल्थ केयर, तो हेंस इट विल बी टेकन एज एग्जम्प्ट, ठीक है जी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक 8 लाख ही टैक्सेबल होगा, रेस्ट इज एवरीथिंग एग्जम्प्ट, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट, दोबारा से क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। कहते हैं रामेश्वर मेडिकल सेंटर अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे रिकी हीलिंग ट्रीटमेंट्स। रिकी हीलिंग ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो आजकल ना मेडिसिन जो ट्रीटमेंट होती हैं उसके अलावा एनर्जी ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, जिसके अंदर ये आपसे कुछ अलग अलग तरह से कुछ योगासन वगैरह, पावर योगा वगैरह करा के ये आपकी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रिकी हीलिंग ट्रीटमेंट्स जो होती है ना, इसको अभी तक
हेल्थ केयर सर्विसेज में ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया, तो इसलिए इसको अभी हम टैक्सेबल रखते हैं बेटा, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरीज, वन सच सर्जरी वाज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, कंसिडरेशन 1 लाख। अब आप देखो जरा ध्यान से, प्लास्टिक सर्जरी 20 लाख है, जिसमें से एक थी ना 1 लाख रुपीस वो था जो कि इनकर किया गया था, किसी प्रॉब्लम की वजह से सर्जरी करनी पड़ी, तो वो हेल्थ केयर में चला जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो 19 लाख की सर्जरी थी दैट वाज नॉट रिलेटेड टू एनी डिजीज, तो इसका मतलब वो फिर हेल्थ केयर में नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि 20 में से 1 लाख जो है वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट 19 लाख विल बी टैक्सेबल, ठीक है सर। एम्बुलेंस तो मैंने पहले ही बोला एग्जाम्प्ट होता है। ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय आयुर्वेदा, और याद रखना आयुर्वेदा को रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में माना गया है, तो फिर ये भी हेल्थ केयर में आ जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो हमारा 10 1 19 1 और बाकी सब हमारा हो गया एग्जाम, तो टोटल हो गया हमारा 29 लाख जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है सर। अब आ जाते हैं एडवोकेट सर्विसेज पे, ठीक है जी। अगर एडवोकेट का अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद कराता हूँ, एडवोकेट सर्विसेज में आपने क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि अगर हम सीनियर एडवोकेट की बात करें तो टू नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जाम्प्ट होता है, बिजनेस एंटिटी जिसका रजिस्ट्रेशन से एग्जाम्पशन है उसके लिए भी एग्जाम्प्ट होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन अगर आप सीनियर नहीं है तो फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट टू अनदर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट एग्जाम्प्ट होता है, और नॉन बिजनेस एंटिटी जो सबका ही एग्जाम्प्ट था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का सबका एग्जाम्प्ट था, और इसके अलावा बिजनेस एंटिटी जो कि एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन था वो भी एग्जाम्प्ट था, ठीक है सर। तो अब आप इसको पढ़ेंगे जरा। एक एडवोकेट है जो कि अदर देन सीनियर एडवोकेट है। इन कैलकाटा हाई कोर्ट ड्यूरिंग दिसंबर प्रोवाइड्स मिस्टर ए नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जाम्प्ट ए एंड कंपनी बिजनेस एंटिटी एडवोकेट फर्म, आराम से समझना। टर्नओवर ऑफ ए एंड कंपनी फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 28 लाख। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर एक एडवोकेट अदर देन सीनियर टू अ फर्म ऑफ एडवोकेट दे रहा है तो क्या ये एग्जाम्प्ट होता था, इसमें टर्नओवर नहीं देखते हम। हाँ, अगर ये एडवोकेट फर्म ना होती, नॉर्मल कोई फर्म होती और बिजनेस एंटिटी होती, और अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होती तो जायज सी बात है मैं यहां पर क्या कर देता, इसको टैक्सेबल कर देता। यहां पे सर मैंने क्यों छोड़ा, मैंने 28 लाख नहीं देखा, मैंने क्या पढ़ाया था, एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू फर्म ऑफ एडवोकेट एग्जाम्प्ट होती है। हाँ सर याद है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हमने एग्जाम्प्ट कर दिया। सी लिमिटेड एक बिजनेस एंटिटी है जो कि सप्लायर ऑफ गारमेंट्स है, तो बिजनेस एंटिटी के लिए एग्जाम्प्ट हो सकता है अगर वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन हो। तो यहां पर 50 लाख है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी आ चुका है 22 सेक्शन 22 के अंदर, तो इसका मतलब ये टैक्सेबल हो जाएगा। जेड लिमिटेड बिजनेस एंटिटी सप्लायर ऑफ गारमेंट, अगेन टर्नओवर 28 लाख चंडीगढ़ के अंदर, सर ये भी टैक्सेबल में आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एग्जाम्प्ट ही होता है, तो इसमें से आउट ऑफ 5 2 टैक्सेबल होंगे, ठीक है जी, नॉट एग्जाम्प्ट एंड रेस्ट जो है वो एग्जाम्प्ट होंगे, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही अब हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो भी एडवोकेट से रिलेटेड है, एक बार ही पढ़ लेते हैं जरा। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा। एक्स इज अ सीनियर एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, याद रखना ये सीनियर एडवोकेट है, ठीक है। A firm of advocate which is fighting the case of Reliance Industries, मतलब firm of advocate को Reliance Industries को के लिए वो एक केस लड़ रही थी हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है नी। इसका मतलब सही मायने में सर्विस प्रोवाइडर था फर्म ऑफ एडवोकेट, और रिलायंस जो था वो कौन था, सर्विस रिसिपिएंट। यहां तक क्लियर था। अच्छा, अब ये फर्म ऑफ एडवोकेट जो है ना, उनको किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रही थी एंड दे अप्रोच्ड टू अ सीनियर एडवोकेट एक्स। ये सीनियर एडवोकेट बीच में आ जाता है और इसके पास ये गए कि सर रिलायंस इंडस्ट्री इतना बड़ा केस हमारे पास आया हुआ है, तो प्लीज आप इस केस को जो है थोड़ा सा चेक करो कि कैसे होगा, ठीक है सर, टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ इट्स क्लाइंट, ठीक है जी। अब एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एडवोकेट फर्म 200 लाख है, ठीक है जी, और रिलायंस इंडस्ट्री की 23,000 करोड़ है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन क्या है आप समझिए। पहले तो क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कौन किसको सर्विसेज दे रहा है, पहले सोच के बताओ। सर फर्म ऑफ एडवोकेट गिविंग सर्विसेज टू रिलायंस, डेफिनेटली टैक्सेबल।
एंड सीनियर एडवोकेट गिविंग टू फर्म ऑफ एडवोकेट, एंड इफ यू रिमेंबर तो सीनियर एडवोकेट का टू फर्म ऑफ एडवोकेट टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन है, बताओ सीनियर एडवोकेट जब सर्विसेज दे रहा था किसको, फर्म ऑफ एडवोकेट को, जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर थी, क्योंकि फर्म ऑफ एडवोकेट इज अ बिजनेस एंटिटी एंड डेफिनेटली टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, दैट मींस रजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? बिल्कुल। तो इट इज लाइबल टू पे फीस टू द सप्लायर टू सीनियर एडवोकेट, तो ये टैक्सेबल होगा, एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल। तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल क्लियर ही था, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, ठीक है ना। तो सीनियर एडवोकेट टू फर्म ऑफ एडवोकेट याद रखना एग्जम्प्ट हो सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ कि वो फर्म ऑफ एडवोकेट है, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर उस फर्म ऑफ एडवोकेट यानी कि बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर नीचे रह जाती तो वो उसमें बच सकता था, लेकिन क्योंकि वो फर्म ऑफ एडवोकेट का टर्नओवर 200 लाख था तो वो लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, इनफैक्ट रजिस्टर्ड ही होगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टैक्सेबल है। यहां तक तो लॉक कर दिया मैंने, ठीक है सर। अब इसके आगे ना एक ना आरसीएम का पॉइंट है, वो आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे पहले पढ़ा रहा हूं, उसको समझिएगा, ठीक है। कहता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9353। याद रखना, अगर कोई भी पर्सन किसी बिजनेस एंटिटी को, यहां पे कोई भी पर्सन का मतलब लीगल सर्विसेज की बात हो रही है, किसी बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विसेज देता है ना तो वो आरसीएम में आ जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है सर। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ आरसीएम, लिटिगेंट कौन था? रिलायंस इंडस्ट्रीज, शेल डीम्ड टू बी द रिसिपिएंट। हालांकि सीनियर वाले ने दिया किसको था? फर्म ऑफ एडवोकेट को, और फर्म ऑफ एडवोकेट ने किसको दिया था? रिलायंस को। लेकिन इसमें ना एक एक्सप्लेनेशन आ रखी है जिसमें यह कहा गया कि अगर सीनियर एडवोकेट दे रहा था फर्म ऑफ एडवोकेट को और फर्म ऑफ एडवोकेट दे रहा था किसको? रिलायंस को, तो इसमें डीम कर लिया जाएगा कि रिसिपिएंट रिलायंस ही है। हम ये नहीं कहेंगे कि फर्म ऑफ एडवोकेट, सॉरी सीनियर एडवोकेट ने फर्म ऑफ एडवोकेट, तो अगर इसमें रिसिपिएंट देखा जाएगा फॉर आरसीएम पर्पसेस तो वो रिलायंस माना जाएगा, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आरसीएम के अकॉर्डिंगली रिलायंस जो होगा ना वो लाइबल हो जाएगा टू पे जीएसटी, किस पर? ऑन द सर्विसेज विच आर गिवन बाय द सीनियर एडवोकेट। तो ये थोड़ा सा पॉइंट इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है जी, ठीक है सर। तो आपने क्या ध्यान रखना है, अगर कोई सीनियर एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहा है, पहली बात, अगर वो फर्म ऑफ एडवोकेट डेफिनेटली इज अ बिजनेस एंटिटी, 20 लाख से नीचे होता, या आप ऐसे बोल दो कि नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन होता, तो फिर डेफिनेटली सीनियर वाली भी एग्जम्प्ट हो जाती। लेकिन क्योंकि ये नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है तो ये टैक्सेबल हो गई, खत्म हो गया बात। अब उसने आगे किसको दिया? बिजनेस एंटिटी को। और यहां पर हम ये मानेंगे डीमिंग फिक्शन क्या है कि आरआईएल ने सीनियर से ही लिया है, तो यहां लगेगा आरसीएम, और ऐसे में आरआईएल जो होगा दैट विल बी लाइबल टू पे जीएसटी ऑन दिस। चलिए सर, इलस्ट्रेशन 6 हमारी खत्म हो गई है। नाउ मूविंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। सर अब ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ना, ये भी ऑन एग्रीकल्चरल ही बातें करेगा, ठीक है जी, ऑन एग्रीकल्चरल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7, आइए देखिए जरा। चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 को जरा ध्यान से देखना सबने। ये अगेन रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल है बच्चे, तो इसके अंदर अगेन आपको एंट्री नंबर 54 पे ध्यान देना, ठीक है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर आप सबको मालूम है एग्जाम्प्ट होता है। वेयर हाउसिंग ऑफ बिस्किट्स, अब देखो वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है उसको हम बोलते हैं कि वो एग्जाम्प्ट होता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि जो बिस्किट्स हैं क्या वो वेयर हाउसिंग प्रोड्यूस है? ऑफ कोर्स नॉट, तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके जो वेयर हाउसिंग है वो टैक्सेबल होगी। ये ध्यान रखना बच्चे, वेयर हाउसिंग जब हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करते हैं तभी वो एंट्री नंबर 54 में आ जाती है, ठीक है ना, ठीक है। सेल ऑफ राइस, अब आप मुझे बताओ, राइस इज नॉट योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो फिर ये भी क्या होगा सर? टैक्सेबल, अनलेस एंड अनटिल ये किसी स्पेसिफिक एंट्री में एग्जाम्प्ट हो। 54 में तो आएगा नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए ये यहां पर क्या हो गया? टैक्सेबल, ठीक है सर। ऐसे ही ट्रेनिंग टू द फार्मर्स, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक्टिविटीज जिसमें ये सब चीजें आ जाती हैं, तो बिल्कुल ये एग्जाम्प्ट है सर एंट्री नंबर 54 में। अच्छा, रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू अ स्टड फार्म, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, तो मैंने आपसे क्या कहा था, रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी फॉर हॉर्सेस के लिए कर रहे हो तो फिर वो टैक्सेबल होता है। टेस्टिंग अंडरटेकन फॉर द सॉइल्स,
तो अब आप मुझे बताओ सॉइल या ऑन फार्मलैंड से रिलेटेड कोई भी टेस्टिंग अगर हो रही है तो क्या वो भी एग्जाम्प्ट होगी? आंसर इज यस। आप एंट्री नंबर 54 को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। और फिर लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड फॉर द पर्पसेस ऑफ डेयरिंग फार्म। डेयरी फार्म्स का मतलब क्या होता है? रियरिंग ऑफ अदर एनिमल्स। तो मैंने आपको क्या कहा था? रियरिंग ऑफ एनी एनिमल्स फॉर द पर्पसेस ऑफ फूड, फाइबर्स, ये सब एंट्री नंबर 54 में मैंने एग्जाम्प्ट बताया था। तो अगर आपने मान लो लैंड, वैकेंट लैंड को लीज पर दिया है फॉर टू अ डेयरी फार्म, और डेयरी फार्म के अंदर क्या होता है? रियरिंग ऑफ एनिमल्स होता है अदर देन हॉर्स रियरिंग, तो फिर ये भी क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है आपने। खत्म हो गया बस। ठीक है जी, खत्म, फिनिश। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, ये आ रही है बच्चे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रेड यूनियंस ने जो मेंबर को सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में मेंबर से वो फीस चार्ज करते हैं, या एनी अदर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, या फिर जो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैंने कहा था ट्रेड यूनियन अगर अपने मेंबर्स को कोई भी सर्विसेज देते हैं और अगर उसके लिए कुछ भी वो चार्ज कर रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट, क्या वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है? तो एनी फीस चार्ज बाय द ट्रेड यूनियन इज ऑलवेज एग्जाम्प्ट। अच्छा, अगर आप ट्रेड यूनियन नहीं है, कोई और हो, तो उसमें एग्जाम्पशन मिल सकती थी, लेकिन अगर आपको याद हो तो उसमें क्या कहा था मैंने कि अगर आप उनको वो सर्विसेज या वो गुड्स प्रोक्योर करा रहे हो विच आर नॉट टैक्सेबल इन जीएसटी, तो हो जाएगा। और अगर आप हाउसिंग सोसाइटी हो तो 7,500 7,500 पर मंथ पर मेंबर तक एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर का टैक्सेबल होता है। यही था, ठीक है सर। अब ये है क्लब, ये एनुअल मेंबरशिप फी चार्ज कर रहा है अपने मेंबर से फ्रॉम इट्स मेंबर फॉर प्रोविजनिंग ऑफ वेरियस फैसिलिटी। तो नाउ वी आर प्रिज्यूमिंग कि ये जो वेरियस फैसिलिटी है ना, ये सब्जेक्ट टू जीएसटी है। अगर ये सब्जेक्ट टू जीएसटी है तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा, जीएसटी पेबल आएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती तो याद रखो 7,500 पर मेंबर क्या हो जाता? एग्जाम्प्ट। एक बार पढ़ के देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का है। गोकुल धाम हाउसिंग सोसाइटी मुंबई चार्जेस फ्रॉम इट्स मेंबर प्रोवाइडिंग डिफरेंट फैसिलिटीज। 2 बेडरूम वाले जितने भी फ्लैट ऑनर्स हैं उनसे 7,000 और 4 बेडरूम वालों से 12,000 पर मंथ पर मेंबर। याद करो मैंने क्या कहा था? अप टू 7,500 एग्जाम्प्ट होता है, और अगर आप उससे ऊपर चार्ज कर रहे हो तो एक्सेस विल बी टैक्सेबल। तो आप मुझे बताओ, ये जो मंथली चार्ज आपने 7,000 लिया है ये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जिनसे 12,000 लिया है डेफिनेटली टैक्सेबल होगा। लेकिन याद रखना, टैक्सेबल सारा नहीं होता बेटा, जो भी इन एक्सेस होगा टू 7,500 पर मंथ पर जो फैमिली है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है ना? 12,000 पूरा जीएसटी पेबल नहीं होगा, ऊपर वाले अमाउंट पे होगा। ठीक है सर। लीजिए, आरडब्ल्यूए से रिलेटेड एक और इलस्ट्रेशन देखिए जरा। ये हम सारी इलस्ट्रेशन मेगा एग्जाम्पशन पे कर रहे हैं बच्चे, और आई एम वेरी श्योर एक बार दोनों क्लासेस जब आप दोबारा देखोगे, ठीक है, स्कैनर्स वगैरह देखो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि यस, अगर हमने वो पहले पढ़ के गए होते तो शायद ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है ना? बस एक बार ओवरव्यू करना है। तो आपने दोनों क्लासेस अच्छे से पढ़ के ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, तो आई एम वेरी श्योर आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट देखो जरा। आरडब्ल्यूए फिर से आ रही है, गौर हाउसिंग सोसाइटी नोएडा, उसने प्रोवाइड किया फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मंथली सब्सक्रिप्शन उसने कलेक्ट करा है फ्रॉम द मेंबर्स 8,000 ईच 100 फैमिली से, और टोटल 8 लाख। तो मुझे बताओ 7,500 तक तो एग्जाम्प्ट है, तो इन एक्सेस टू 7,500 यानी कि 500 रुपीज पर फैमिली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इनटू 100 कर देना, तो क्या ये 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा? तो पहला 50,000 अमाउंट क्या है? टैक्सेबल है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेविड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑन मेंबर ऑफ आरडब्ल्यूए, द सेम वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर एंड रेमिटेड टू द बोर्ड। अब आप मुझे बताओ, आपको नहीं लग रहा कि मैं आरडब्ल्यू और मान लो सभी फैमिलीज का अलग अलग बिल आया हुआ है, हमने क्या करा? उनसे कलेक्ट करके उनको पे कर दिया। सो नाउ आई एम एक्टिंग एज क्या? प्योर एजेंट। सो अगर आपको रूल नंबर 33 याद हो, अगर आपको 33 रूल नंबर याद हो, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था वैल्यूएशन में कि इफ समबडी इज एक्टिंग एज प्योर वैल्यूएशन तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो इंक्लूड नहीं होता। तो इसका मतलब इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रिज्यूम्ड दैट वी आर एक्टिंग एज प्योर एजेंट, वट एवर वी कलेक्टेड दैट वाज पेड टू द थर्ड पार्टी। ठीक है ना? सो दिस इज द केस ऑफ प्योर एजेंट, तो ये वैल्यूएशन में कभी भी नहीं आता। ठीक है सर।
फिर उसके बाद है प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ एंट्री टिकट टू म्यूजिकल परफॉर्मेंस कंडक्टेड बाय आरडब्ल्यू इन अ पार्क ऑफ दिस सोसाइटी, और 300 रुपये पर मेंबर इसका एडमिशन फीस है। तो आप ध्यान से सुनना, ये आप याद रख लो कि अगर किसी भी फंक्शन में या कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो और अगर उसका जो टिकट है अप टू 500 रुपये होता है ना, तो याद रखना वो एग्जाम्प्ट होता है जीएसटी के अंदर। तो क्योंकि इसका जो टिकट था दैट वाज ओनली 300 रुपीज, तो दिस विल बी एग्जाम्प्टेड। ठीक है जी, 300 रुपये तक याद रखना क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, सॉरी 500 रुपये तक एग्जाम्प्ट होता है, तो 300 रुपये ही था तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, और इसके अलावा उसने लास्ट में मुझे कहा अदर सर्विसेज। अब अदर सर्विसेज है तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैं मान के चलता हूं कि ये अदर सर्विसेज सब्जेक्ट टू जीएसटी है। ठीक है जी, तो हम इसको वैल्यूएशन के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमारा एक तो 50,000 ऐड होगा बच्चे और एक 292 ऐड होगा, तो दिस इज द टोटल वैल्यू जिसके ऊपर अब आपको क्या पे करना है, जीएसटी। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूं फिर से, आपको क्या करना है, जब ये चैप्टर आप खत्म कर लोगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है मेगा एग्जाम्शन में, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। एक, आपको ट्रांसपोर्टेशन जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है बच्चे, चाहे वो रिलेटेड टू पैसेंजर हो, चाहे वो रिलेटेड टू गुड्स हो। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, लास्ट मोमेंट पे ये सब करके जाना है आपने। एक, आपको आरडब्ल्यूए से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है और बहुत बार आ चुका है, तो इसको जरूर करना है आपने। ठीक है जी, फिर आपने इसके अलावा जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो जरूर पढ़ के जानी है। ठीक है, एक आप लोगों ने इंश्योरेंस वाले को जस्ट ओवरव्यू एक बार ही आपने अच्छे से पढ़ना है। गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने क्लास 1 में दी थी, एक बार ही उनको ओवरव्यू करना है आपने। ठीक है, तो ये कुछ सर्विसेज हैं जिनको आप जरूर पढ़ के जाइए। आई एम वेरी श्योर इसके अंदर आपको मेगा एग्जाम्शन का क्वेश्चन जो है वो फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, एक एडवोकेट भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है और एक रेंटिंग। ठीक है, तो अगर आप ये कर लोगे ना तो प्रोबेबिलिटी कि आपका पेपर इसमें से फंसेगा ये बहुत हाई है। देखो, मेगा एग्जाम्शन का क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं होता, प्रोवाइडेड अगर आपको वो मेगा एग्जाम्शन आती है तो। अच्छा, एक मैं और भूल गया, एग्रीकल्चरल। मेरे को एग्रीकल्चरल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ मार्किंग कर दिया है, ये अगर आप करोगे ना, आई एम वेरी श्योर जब आप देखोगे तो 2 क्लासेस मैंने दिए हैं और मैंने बहुत अच्छे से समराइज करके आपको दिया हुआ है। वो 2 क्लासेस पढ़ने के बाद अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन विच इज ऑन मेगा एग्जाम्शन, राइट? ठीक है सर। अब अगला कौन सा चैप्टर आप करना चाहते हो? यू वांट कि जीएसटी में ही अगला कोई चैप्टर करना है या फिर कस्टम से रिलेटेड कुछ चैप्टर वैल्यूएशन वगैरह करना है? प्लीज मुझे इसके नीचे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्लास जो है मैं उसी चैप्टर पे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपलोड करूंगा। ठीक है जी, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, बिकॉज ये जो टाइम है आपका, दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम, डोंट वेस्ट इट एट ऑल। ठीक है, जितना अच्छे से आप इसको यूज करोगे उतना ही बेटर आपका रिजल्ट आएगा, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।